नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि कोर्ट मैरिज करने के बाद से एब्डक्शन यानी अपहरण का आरोप क्यों लगता है। क्यों लगता है कि शादी के लिए बहला फुसला करके आपने अपहरण कर लिया, और अगर ये आरोप लग जाए और आपके खिलाफ एफआईआर हो जाए तो क्या करेंगे। क्या आपने लव मैरिज की या करने वाले हैं और अब लड़की के घर वाले आप पर किडनैपिंग का केस करने की धमकी दे रहे हैं, या शायद झूठी एफआईआर करवा भी दी है। अगर आपकी लव मैरिज एक भयानक डर और अकेलापन में बदल चुकी है, इस वक्त आपके साथ कोई नहीं है और पुलिस की गिरफ्तारी का डर आपको सता रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए है। घबराइए मत, इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आपको वो सटीक कानूनी रास्ते बताऊंगा जो आपको इस झूठे केस से बाहर निकालकर आपके मैरिज को सुरक्षित करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह झूठा आरोप लगता ही क्यों है और सबसे बड़ा बचाव क्या है। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि ये झूठे आरोप लगते ही क्यों हैं। अक्सर जब परिवार शादी के खिलाफ होता है तो उनका मकसद क्या होता है। उनका मकसद सिर्फ लड़के को डराना, धमकाना और कानूनी चक्रों में फंसाना होता है। इसके लिए वे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस या आईपीसी के सेक्शन का प्रयोग करते हैं। अगर बीएनएस की बात करूं तो बीएनएस के सेक्शन 86 और आईपीसी के सेक्शन में 366 जैसे गंभीर सेक्शन का सहारा लेते हैं और इन सेक्शन में आपके खिलाफ एफआईआर करवा देते हैं। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, आप बताइए, कमेंट करके बताइए अभी, क्या आपको पता है कि ऐसी स्थिति में आपका सबसे बड़ा हथियार क्या है। वो है भारत का संविधान। संविधान का आर्टिकल 21 देश के हर बालिग नागरिक को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का मौलिक अधिकार देता है यह आर्टिकल 21। अगर आप दोनों बालिग हैं, लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है और शादी दोनों की मर्जी से हुई है, तो कोई ताकत आपको अलग नहीं कर सकती, बशर्ते कि आप कानून का पालन करें और सही तरीके से आपने कोर्ट मैरिज किया हो। सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह चुका है कि दो बालिग लोगों की जिंदगी में परिवार का दखल देना पूरी तरह से गैर कानूनी है। तो अब डरना छोड़िए और कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर आपके खिलाफ एफआईआर हो चुका है तो आपको स्टेप्स तो लेने ही पड़ेंगे। लेकिन मैं थोड़ा उससे पहले आपको लेके जाना चाहता हूं और आपसे कुछ गाइडेंस आपको मैं देना चाहता हूं। कोर्ट मैरिज और एफआईआर से पहले कुछ आपको स्टेप्स लेने जरूरी है। पहला स्टेप क्या है कि सही प्रोसेस से कोर्ट मैरिज करो। देखो, एफआईआर हो गया लेकिन आपने कोर्ट मैरिज सही प्रोसेस से किया ही नहीं है, तो आपका बचाव बहुत ही वीक हो जाएगा। तो सबसे पहले इसी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देखिए कि सही प्रोसेस से कैसे कोर्ट मैरिज किया जाता है। अगर और बेहतर देखना है तो एक दूसरा मेरा ही चैनल है यूट्यूब पे, अपनी जोड़ी के नाम से, आप उसको देखिए और वहां जाकर के डेडिकेटेड लव, रिलेशनशिप और लीगल के बारे में बात की जाती है। उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे भी कोर्ट मैरिज के सही प्रोसेस को जान पाएंगे। रिलेशनशिप के बारे में क्या दिक्कत आती है वो भी जान पाएंगे। और अगर बात करनी है टीम से तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8800444555 पर, और सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। अगर आपने इसको ठीक से हैंडल किया है तो सही प्रोसेस से कोर्ट मैरिज हो जाएगा, मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन हो सकता है, या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी हो सकती है, और वो पूरी तरह से सही तरीके से हो जाएगा। दूसरा, पूरी तरह से प्लान करके कोर्ट मैरिज करें। अब आपने बिना प्लानिंग किए हुए घर से एक दिन इमोशंस में आए, भाग गए, लड़की को डांट दिया गया, भाग गए और कहीं भी चले गए वहां पे कोर्ट मैरिज करने के लिए, 100% मैं आपको बताता हूं, जितने लोग विदाउट प्लानिंग कोर्ट मैरिज करते हैं उनकी कोर्ट मैरिज, लव मैरिज बर्बाद ही होती है, और वो कभी भी उसके सक्सेसफुल होने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। क्योंकि एक तो वो सही तरीके से कोर्ट मैरिज नहीं होता, एक तो सही गाइडेंस में नहीं होता, फाइनेंशियल दिक्कत हो जाती है, बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तीसरा है कि आपको इंटीमेशन लेटर और पब्लिकेशंस के स्टेप्स जरूर आपको उठाने चाहिए अगर आप मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो। इंटीमेशन लेटर क्या होता है, पब्लिकेशंस क्या होते हैं, ये इसी चैनल पे है वीडियोस, उसको देख लीजिए। इसके अलावा कोर्ट मैरिज के बाद की प्लानिंग भी बहुत पहले कर लें। कई लोग घर से निकल जाते हैं, कोर्ट मैरिज करना है, इतना बड़ा डिसीजन लेना है, लेकिन ये प्लानिंग नहीं है कि कोर्ट मैरिज के बाद से अपनी बीवी को कहाँ रखना है। ये प्लानिंग नहीं है कि बीवी या परिवार बन गया तो खर्चा कैसे चलेगा। कोई प्लानिंग नहीं है, बस घर से निकले। तो ये कोई हंसी मजाक नहीं है। आप घर से निकले हो, मैरिज करने के लिए निकलो, थोड़ी तो प्लानिंग करो, थोड़ी तो मैच्योरिटी के साथ आप काम करो।
ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अब मैं आता हूं उस मूल मुद्दे पे जहां पे एफआईआर हो चुका है आपके खिलाफ, और अब एफआईआर के बाद आपको स्टेप लेने हैं। अब एफआईआर हो गया तो आपको क्या स्टेप लेना है? जैसे ही आपको झूठे एफआईआर की भनक लगे, 1 सेकंड भी बर्बाद किए बिना आपको 4 कदम उठाने हैं। ध्यान से सुनिए, ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पहला कदम है सबूतों को इकट्ठा करें। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आमतौर से आप कहते हैं कि लड़की के घर वाले बहुत धमकी दे रहे हैं, तो आपके पास ऑडियो होना चाहिए, उसका वीडियो होना चाहिए, उसको इकट्ठा करें। शादी का लीगल प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे मैरिज आपकी रजिस्टर्ड हुई है, उसका लीगल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आपकी शादी के लिए एज कंप्लीट थी, एज प्रूफ, सही एज प्रूफ होना चाहिए। अगर आपने एज प्रूफ में कोई छेड़खानी कर रखी है तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो एज की सही प्रूफ होनी चाहिए आपके पास में, और सहमति का प्रमाण भी होना चाहिए। सहमति का प्रमाण, वैसे तो अगर आप हमारे पास आते हैं मैरिज करने के लिए तो हम एक डिक्लेरेशन एफिडेविट जरूर साइन करवाते हैं, वो एक तरीके से सहमति का ही प्रमाण होता है। लेकिन जैसे आपके पास पुराना व्हाट्सएप चैट हो, कॉल रिकॉर्डिंग हो, या कोई ऐसी मैसेज हो जिसमें लड़की अपनी मर्जी से आपसे शादी करने के लिए बोल रही है, ये सबूत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूं कि क्या आपने ये सारे सबूत संभाल के रखे हैं? आपके पास है ये सबूत? कमेंट्स में बताइए, हाँ या ना के जवाब में बताइए। देखिए, जब आपके पास ये सबूत होंगे ना, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको दूसरा स्टेप लेना है। एफआईआर हो चुका है तो क्या करेंगे भाई? कानून को सूचित करेंगे, पुलिस को सूचित करेंगे, छिपाएंगे नहीं, मोबाइल नंबर बंद नहीं करेंगे, भाग के कहीं नहीं चले जाएंगे। शादी के तुरंत बाद वकील साहब के जरिए इंटीमेशन लेटर बनवा करके आप एसपी या स्थानीय थाने में आप इसको भेजें, स्पीड पोस्ट से भेजें, इसकी रसीद को संभाल के रखें। यही कोर्ट में साबित करेगा कि आप कानून से भागे नहीं, बल्कि आपने खुद कानून को सूचित किया था। और तीसरा कदम है हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन और एफआईआर रद्द। यह सबसे शक्तिशाली कदम है। आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 528 के तहत सीधे हाई कोर्ट जाकर के इस झूठे एफआईआर को रद्द करवा सकते हैं, जड़ से खत्म करवा सकते हैं। और इसके लिए आप पिटीशन डाल सकते हैं। इसके अलावा आप रीट पिटीशन भी डाल सकते हैं और उससे आप प्रोटेक्शन की मांग भी कर सकते हैं। आपको बस ये साबित करना है कि यह केस सिर्फ आपको परेशान करने के लिए किया गया है। अगर कोर्ट सहमत हो गया तो एफआईआर हमेशा के लिए रद्द हो जाएगी और कोर्ट से आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा। इसके अलावा एक चौथा कदम भी मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि रेयरली मैंने इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर आपके खिलाफ एफआईआर हो गया है तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप पे गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है क्योंकि एफआईआर हुआ है। तो आप इससे बचने के लिए आपको जरूर एडवोकेट से संपर्क करना चाहिए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 482 482 के तहत एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर सबूत आपके पक्ष में है, मजबूत है, आपने लीगली शादी किया है, तो कोर्ट तुरंत आपकी गिरफ्तारी पर रोक लगा देगी और कोई प्रॉब्लम आपके साथ में नहीं होगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ज़रूरी है जानना, लड़की का बयान क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस केस में लड़की का जो बयान है ना, वो रुख पलट सकता है और वो है लड़की का बयान। लड़की का बयान इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या आप जानते हैं पुलिस के सामने दिए गए बयान और मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में जमीन और आसमान का फर्क होता है। पुलिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के तहत बयान लेती है, लेकिन असली गेम चेंजर वो बयान है जो लड़की मजिस्ट्रेट के सामने बीएनएसएस की धारा 183 के तहत देती है। अगर लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने सिर्फ इतना कह दिया कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है और मैं अपने पति के साथ खुश हूं, तो समझिए 99% केस वहीं आपके हक में खत्म हो जाता है, वहीं आपका केस समाप्त। अब आप पति पत्नी की तरह आराम से साथ में रह सकते हैं। लेकिन आपको 3 बड़ी गलतियों से बचना चाहिए। पहली गलती कौन सी है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। और ये 3 गलतियां ऐसी होती है जो अक्सर घबराहट में कपल कर बैठते हैं और बना बनाया केस बिगाड़ लेते हैं। तो इसलिए आपको इन 3 गलतियों से बचना चाहिए। पहला, बिना तैयारी के लिए पुलिस स्टेशन में जाना या पुलिस को पैसे देने के कि पुलिस को पैसे दे के सेट कर लेंगे उसके बेसिस पे थाने में जाना। पुलिस के बुलाने पर कभी भी अकेले थाने ना जाएं। वहाँ पर आपके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा सकता है।
इसलिए तैयारी के साथ ही थाने में या एसपी ऑफिस में जाएं। ज़रूरत हो तो एडवोकेट भी साथ में लेकर के जाएं या फैमिली मेंबर्स को साथ में लेकर के जाएं। समझौते के जाल में फंसना, यदि लड़की के परिवार वाले समझौते के बहाने आपको कहीं बुलाते हैं तो अकेले कभी ना जाएं। यह एक जाल हो सकता है जहां आपके साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है या लड़की पर बयान बदलने के लिए दबाव डाला जा सकता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। और जो तीसरी चीज़ है, सबूतों को मामूली समझना, जैसे अपनी चैट्स को, तस्वीरों और सर्टिफिकेट को मामूली ना समझें। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट भी आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकता है और इन सभी सबूतों को बेहद सावधानी से संभाल करके आपको रखना चाहिए। तो संक्षेप में, अगर लव मैरिज के बाद किडनैपिंग का झूठा केस लगे तो डरना नहीं है, लड़ना है आपको। और इस कदम जो मैंने आपको बताया, उन कदमों को आपको याद रखना है और आपको प्रॉपर तरीके से केस को फाइट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके।